रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यदि ऑब्जेक्ट की मोशन रोटेशनल मोशन है, अब उस रोटेशनल मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज कर सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके पास कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, उसका प्लेस ऑलमोस्ट वही रहेगा, पेन ये घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, तो इसके पास जो मोशन कैसा है रोटेशनल मोशन है। अब रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की उसको क्या बोलेंगे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास एक रोटेशनल एक्सिस है और ये कोई पूरा ऑब्जेक्ट है जो इसके पास रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने माना है इस पूरे का मास सपोज m, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर बना हुआ है। ये पहला मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने जो कर लिए हमने इसमें n कर लिए हैं। पहले वाले का डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका डिस्टेंस सपोज r3 मान लेते हैं और फाइनल वाले का rn है। अब ये रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा है। ये सेम रहेगा सबका कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग क्यों रहेगा? ये पेन मेरा मान लो ऐसे पकड़ रखा है मैंने, ये इसका एक्सिस हो गया, ये ऐसे घूमना चाहता हूं। अब इसका जो बिल्कुल एंड पॉइंट है यहां तक आने में कितना घुमाएगा? ठीक है, अगर ये पेन है ये घूम रहा है ऐसे, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाता है, और माना कि ये जो एंगल है वो थीटा है, तो बताओ ये वाला कितना घुमा होगा? ये भी कितना? ए से बी तक आने में इसको टाइम लगा है t सेकंड, तो बताइए इस ए डैश से बी डैश तक आने में टाइम क्या लगा होगा? इस पेन का हर पॉइंट इस अब पहुंचा होगा सेम टाइम पे नहीं? तो इसका मतलब ये है कि इस मोशन में इस पेन के हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ सेम टाइम से। तो जब डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम पे सबको ओमेगा सेम नहीं होगा। इस केस में ओमेगा आपका सेम है, ठीक है, तो सबका ओमेगा सेम रहेगा। लेकिन इन अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी या सेम होगी? दो तरह का होता है वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर। अब देखो ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट ने आपका ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, देखा लेंथ क्या कवर की, टी टाइम में लेंथ कितनी कवर की, इसने टी टाइम में केवल इतनी लेंथ कवर की, इसने टी टाइम में केवल इतनी लेंथ कवर की। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, फिर उसी टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट, उसी टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम में कम, ये तो भैया वही की वही है। तो बताओ टाइम सेम है, सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, सबकी v अलग अलग नहीं होगी, लेकिन ओमेगा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है कि v और ओमेगा दोनों सेम होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है तो मतलब वो दूर ज्यादा होगा। मैं पढ़ा था रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v बराबर r इनटू ओमेगा, याद आ रहा है फॉर्मूला? तो इसकी रेडियस यहां से r1 है, रेडियस मतलब तो घूमेगा तो ये कुछ r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये वाला r2 में घूमेगा, ये वाला r3 में घूमेगा, ये वाला rn में घूमेगा। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v1, इसकी वेलोसिटी इसकी v3 मान लेते हैं, इसकी vn मान लेते हैं। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v वाले, ये ऊपर को नहीं है, गोल के अंदर को है। ये एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी कहाँ है इसकी? इनसाइड द बोर्ड। ये सारे के सारे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कहाँ जा रहे हैं? बोर्ड में, अदरवाइज तो बन जाएगा फिर तो ये 45 मारे बाद।
ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 वो कहाँ जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। इस लेंथ के साथ, इस रेडियस वेक्टर के साथ कैसे है, वो इनसाइड ऑफ बोर्ड है। वेलोसिटी जो है वो इसके साथ कैसी है, परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा था v बराबर r into ओमेगा। वेलोसिटी जो होती है वो कौन सी होती है, जो r के साथ कैसे हो, परपेंडिकुलर होती है। अब इस v1 को लिख सकते हैं r1 ओमेगा, r1 ओमेगा 1, ओमेगा 1 भी ओमेगा ही है, ओमेगा 2 भी ओमेगा ही, सबका ओमेगा सेम है। सिमिलरली v2 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब सिमिलरली इसका हो जाएगा r n ओमेगा। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो अब मैं बात करूंगा आपसे कि ये अकेला ऑब्जेक्ट है मेरे पास, छोटा सा पॉइंट मास m, इसकी वेलोसिटी है v जो कि r ओमेगा है, r1 ओमेगा 1 है। इसका मास कितना है, जब सिंगल की बात करें पॉइंट बी तो ये घूम रहा है, इसकी स्पीड भी है, इसके पास v, मास भी इसके पास m है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मास कितनी हो जाएगी, m1 v1 स्क्वायर बाई 2, मतलब 1/2 m1 r1 स्क्वायर ये हो सकती है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल 1/2 m2 v2 स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हम बात करें लास्ट वाले पार्टिकल की, इसका कितना हो जाएगा 1/2 mn rn ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमने पुट कर दिया v बराबर r ओमेगा, सबसे यहां से निकालने का। अगर मैं तुमसे बात करूं कि टोटल की एनर्जी जो इसके पास पार्टिकल से कितनी होगी, एनर्जी का नेचर होता है आपका स्केलर नेचर, स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपल सम कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा सिग्मा e n लगा दो i1 2 n कर दो, इसका मतलब क्या हो गया ke1 प्लस ke2 प्लस ke3 टू ke कितना हो जाएगा, सब हो जाएगी। कॉमन कितना आ सकता है सब में से 1/2, चलो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, कितना बचेगा m1 r1 स्क्वायर m2 अप टू सो ऑन mn, ये हो जाएगा। अब इसको आप देखिए ध्यान से, तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2, चलो इसको ओमेगा को यहां को मान ले लेते हैं पीछे, ठीक। अब इसको मैं जो ब्रैकेट में है क्या ले सकता हूं, सिग्मा i बराबर 1 to n m i r i का स्क्वायर, बताओ नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। इस टर्म का नाम हम क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म हो गया। इस पूरे टर्म का नाम हो जाता है आपका आई, इट इज ओमेगा, आर में क्या है आपका। अब ये जो जैसे ही अभी तक तो मैंने पता की थी हर पार्टिकल की लीनियर काइनेटिक एनर्जी, सबको मैंने सम किया तो मैं क्या देखता हूं बाद में उसमें क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन के आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टर्म आपका है वो रोटेशन मोशन से संबंधित रखता है। तो यही जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी अभी तक, इसी को लिख दूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो ड्यू टू रोटेशन मोशन है तो इसका नाम हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या बन के आ गया, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ये लिख सकते हो आप, लिखना ऐसे कि पल्ले पड़ जाए क्या लिखा रहे हो आप, आर के ई या पूरा नाम लिख दो, ये कितना बन जाएगा आपका 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम है। अब ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि वो चीज क्या है। रिंग है तो रिंग का लगाएंगे, डिस्क है तो डिस्क का लगाएंगे, कोई रॉड है तो रॉड का लगाएंगे, या स्फीयर है तो स्फीयर का लगाएंगे, और वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उसका रोटेशन एक्सिस कौन सा है। सही है जी।
तो ये आपका निकल के आया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके रोटेशनल एक्सिस के अकॉर्डिंग अपना आई निकाल के पुट कर सकते हैं। ठीक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आपको एक टेबल भी याद होगी रोटेशनल काइनेटिक, रोटेशनल मोशन में और लीनियर मोशन में कुछ सिमिलरिटीज मैंने बताई थी आपको। रोटेशनल मोशन हम मान लेते हैं, ये आपको हो जाता है लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। जो काम यहां पर आपका होता है v का, यहां से किसका होता है ओमेगा का, u का होता है वो ओमेगा नॉट। उल्टा लग गया, इसको उल्टा कर देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। चलो ये आपका हो गया v और u। जो काम मास का है, ध्यान देखिए, लीनियर काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है I 1/2 mv स्क्वायर। तो m के प्लेस पर क्या आ गया I, मास का काम कौन कर रहा है I, v का मतलब ओमेगा। इधर होता है आपका फोर्स, इधर होता है टॉर्क, इधर होता है आपका मोमेंटम p, इधर हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम L, सही है ना। इधर होता है डिस्प्लेसमेंट थीटा s, थीटा होता है। तो इससे भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसमें I के स्थान पर आपका m की जगह पर आपका I आ गया, v के स्थान पर आपका। तो ये है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसके बेस पर हम एक आध दो की एनर्जी निकालकर देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप है सॉलिड स्फीयर। क्या है? सॉलिड स्फीयर। एक सरफेस पर रोटेशन मोशन कर रहा है, इट इज ए सॉलिड स्फीयर। चीज क्या है? सॉलिड स्फीयर है ये। इसकी रेडियस है मान लेते हैं हम r और इसका मास है m। ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग मतलब आगे बढ़ रहा है, लेकिन सब साइकिल चला रहे हैं मान लो, तो उसमें रिंग की बात हो जाएगी, टायर की तरह काम करेगा, वो आगे स्लिप नहीं हो रही, मतलब वो रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ना कि अगर आप एक काम करें, एक स्फीयर को लंबे घाड़े में रख दें ऐसे थोड़ा सा, तो घूमेगा भी और उसको सरक भी सकता है, या सरकता हुआ भी घूम सकता है। जो काम हो सकते हैं, यहाँ पे सरकने वाली बात नहीं है, प्योर रोलिंग मोशन। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी सुनना मान, तो टोटल एनर्जी की बात आते ही मन में क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या अभी ये रखा हुआ है मान लो, और ये आपके लिए आगे बढ़ रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, घूमने का, ठीक, और जिस स्पीड से आगे जा रहा है वो स्पीड है मान लेते हैं हम इसकी v। दोनों अलग मतलब हो गए। एक साइकिल का टायर है, साइकिल खड़ी है स्टैंड पर, आप घुमा रहे हैं, अब टायर घूम रहा है उसका, तो उसके पास v होगी कि ओमेगा होगा? ओमेगा घूम रहा है। अच्छा साहब, चलो अब साइकिल आगे बढ़ रही है, तो वो v होगी कि ओमेगा होगा? v, ओमेगा तो टायर का है, v उसके आगे बढ़ने का है। दोनों अलग मतलब हो गए। ओमेगा किसका है? इसका रोटेशन का है, जिससे रोटेट कर रहा है। v का मतलब आगे आगे बढ़ रहा है। चलो, तो इसका मास m है। तो मैंने बात की आपसे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बाकी अदर एनर्जी को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। हो सकती है घूमता घूमता गर्म हो जाए, फ्रिक्शन से हीट की फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, वो सारी एनर्जी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। ये हम दो तरह हो सकती है, क्या आपका घूम रहा है ऑब्जेक्ट की नहीं, ड्यू टू रोटेशन मोशन के पास एनर्जी कैसी होगी? आगे बढ़ रहा है, तो के पास कौन सी एनर्जी और भी होगी? काइनेटिक भी होगी, रोटेशनल भी इसके पास होगी, और ट्रांसलेटरी भी इसके पास होगी। नहीं होगी मतलब ये के पास P है। ये काइनेटिक एनर्जी के दो भाग और हो गए। ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन कर रहा है ये स्फीयर किस एक्सिस के अबाउट?
अपने एक्सिस के अबाउट, मतलब वो अलोंग द डायमीटर अगर हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर घूमता रहेगा ऐसे। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने डायमीटर के अबाउट कितना होता है? 2/5 m r स्क्वायर, रेडियस की बढ़िया है। प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका पूरा मास कितना है? m। हम उसे कहां यूज कर सकते हैं? सेंटर पर, यानी पूरा का पूरा मास m v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ये हो जाएगी, ये होगी। चलो साहब, प्लस Pe, इसका मास कहां यूज कर सकते हैं हम? सेंटर पर। ये सेंटर का जो ग्राउंड से कितना हाइट है देखो ध्यान से, ये कितनी हो जाएगी आपकी? तो ये इसकी हो जाएगी टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी। ये इसकी हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर एग्जाम में आता है व्हाट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो केवल ये दो बातें होंगी। मैंने पूछा टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो इसमें ये भी हो जाएगी। अच्छा चलो ये बताओ, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? जोड़ देंगे आपस में। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा? द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के साथ कितना कितना होगा? भी निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये 1/2 से 1/2। अब I का मतलब 2/5 m, इट इज m, तो m रहा, m से m कट गया। अब ये v ये हो सकता है आप कार में रख सकते हैं इसको, तो काट पीट कर देंगे, r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, रख जाएगा 2/5 आपका ये बात कर सकते हैं। तो ये तो हुई सिंपल सी बात। अगर ये रिंग होती बाई चांस तो यहाँ पर रिंग का लगा देते mr स्क्वायर, डिस्क होती तो उसका लगा देते। जो भी चीज होती है उसके बीच में काम कर सकते थे। ठीक, तो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन इन रोटेशन मोशन। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ। ये कोई एक सरफेस है जिसका एंगल थीटा है और इस पे सफिशिएंट फ्रिक्शन मौजूद है ताकि मोशन कैसा है? रोलिंग है। अभी हम इस केस में फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी लगाने के बाद में। यहां पर कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप अभी निर्धारित हमने नहीं किया है। वो चीज क्या है? सिलेंडर है, स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, क्या है? कोई चीज जो रख सकती है। रिंग हो सकती है, हो सकता है ये स्फीयर हो, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी आपका ये हो सकता है। जो भी चीज है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट आई मान लेते हैं। रिंग को रिंग का लगा देंगे, डिस्क को डिस्क का लगा देंगे, जो भी चीज होगी उसका हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये प्योर रोलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्योर रोलिंग मीन्स सरक नहीं रहा है, रोटेशन मोशन नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस है। जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? ये होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है, देखो नीचे आएगा तो बढ़ेगी इसकी स्पीड, बढ़ेगी तो चेंज आएगा स्पीड में, इसका मतलब इसके पास एक्सीलरेशन भी होगा। जब ये नीचे आएगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? अब यहाँ पर दो बात देखो, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन जब स्पीड बढ़ने का जो रेट है वो सेम रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बढ़ रहा है स्पीड तो इसका भी बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ने से ए का कोई मतलब नहीं है। ये पेन छोड़ दिया जाए तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है? 0, नीचे गिरेगा, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो 1 सेकंड में चेंज आएगा इसकी भी में, वो कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वही तो होता है। तो वो 9.8 G फिक्स रहेगा, जिससे उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा, जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस, इस सरफेस पर बढ़ेगा, या इधर से बात करें तो घटेगा। अभी यहां पर है, कितना दूर है, यहां पे आ जाएगा तो ये गैप कम हो जाएगा, ये लड़के यहाँ पे आएगा तो और कम हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस पॉइंट मास की हुई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से कम होगी, वैसे वैसे इसका स्पीड लगातार बढ़ता जाएगा। या घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब ये पहुंचा होगा, मान लो इसने सपोज x डिस्टेंस कवर कर लिया है। x क्या मान लिया मैंने, इसकी सरफेस की लंबाई मान ली। इसको आप l मान सकते हो, y मान सकते हो, x मान सकते हो, जो मर्जी आप इसको मान सकते हैं। अभी इस समय ये मान लेते हैं यहां से सपोज h हाइट पर रखा हुआ है, हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस इज h। इस h को भी आप लिख सकते हैं x sin थीटा, चाहे तो उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ही वेरिएबल में इसको हमने लिख दिया, h भी कह सकते हो उसको, या उसको x sin थीटा भी कह सकते हैं। हमें पता लगाना है इसका a कितना होगा, एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे बढ़ रहा है। यदि रोलिंग नहीं होती तो इसका आंसर आता है a बराबर g sin थीटा। ये क्या था, लेकिन अब कुछ और निकल के आएगा, क्योंकि ये रोलिंग भी कर रहा है। हमारा टारगेट है a पता करना, एक्सेलरेशन पता करना है। तो हमको पता चल जाए v, तो हम निकाल सकते हैं a, क्योंकि हम जानते हैं क्या मतलब होता है dv/dt। तो पहले निकालेंगे वेलोसिटी, ठीक है जी। वेलोसिटी पता करने पर हम क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन में क्या मिल जाएगा, a। चलो हम मान लेते हैं इसकी स्थिति, पहली स्थिति एट पॉइंट a पर है, दूसरा स्थिति एट पॉइंट b पर है, और b पॉइंट जो है वो ग्राउंड के बहुत करीब है, टकराने वाला है। तब की बात चल रही है, तब बिफोर इज जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, जस्ट बिफोर वाली कंडीशन है। तो वेलोसिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे बेस्ट तरीका होता है v पता करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो। तो अप्लाई करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए और टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए की बात करो पहले। चलो साहब, इसकी रेडियस कुछ हो सकती है, छोटी सी आर नहीं होगी। उस आर को आप इस हाइट के रेस्पेक्ट में बहुत कम मान सकते हैं, ठीक है जी। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और हो सकता है कि ये जो इसकी रेडियस है आर, और क्या इसके सेंटर ऑफ मास का हाइट यहां से h है, या इसके बॉटम पॉइंट का हाइट h है। यदि मैं इसके रेडियस, अरे आवाज मुझे भाई, यदि मैं इसके रेडियस को बहुत छोटा मान लेता हूं कंपेयर टू हाइट, मतलब छोटा सा रिंग है वो मैंने छत पे से निकल दिया, तो यदि पेन की बात करें, यहां से मान लो इसके से यहां तक की हाइट मान लेते हैं सपोज 4 मीटर है, और इसका रेडियस कितना होगा 4 मिलीमीटर। तो वो 4 मीटर प्लस 4 मिलीमीटर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जितना रहेगा वो तकरीबन 4 रहेगा। तो आप ये एग्जांपल लगा सकते हैं, साइज का बड़ा होगा अगर बाई चांस तो अब थोड़ा अलग मसला आ जाएगा, ठीक। तो देखो, तो टोटल एनर्जी इसके पास इस समय ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, इसकी पी कितनी होगी, mgh, पी होगी के ई, वहां पर रेस्ट में है तो घूम नहीं रहा है वो। ये क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ये लोग आगे बराबर। बी पॉइंट पर आ जाओ,
जब यह पहुंचा होगा तो इसके पास कुछ स्पीड भी आ गई होगी। अरे क्यों? जब यहां पहुंचा है तो उसके पास कुछ भी आ गई होगी ना। चलो, लेकिन इस समय P क्या हो गई होगी? पोटेंशियल 0 हो गई होगी। P हो गई पहले, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ दिन कर लिया हुआ इसमें, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया। और हमें पता लगाना है v कितना होगा। इसमें आप इस h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी है? m sin थीटा, mg x sin थीटा बराबर 1/2 i ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर। अब इसको देखो, v का इसका कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें आपका मास सेम रहेगा, मोशन में चेंज हो जाएगा, सेम, g सेम रहेगा, थीटा भी सेम रहेगा। इसमें मतलब m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, sin थीटा ये आपका। x की बात करें तो x का मतलब क्या है? x का मतलब ये है कि पॉइंट A का डिस्टेंस पॉइंट B से जब घूमता हुआ यहाँ पे आएगा तो पॉइंट A यहाँ पहुंच चुका है तो x कम हो जाएगा। जैसे जैसे A आपका नीचे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका x जो है वो कम होता जाएगा। इसमें x आपका कैसा है? वेरिएबल है। तो mg sin थीटा रहा कांस्टेंट, dx ओवर dt कहा सकते हैं dt बराबर हाफ जो का तो छोड़ो i ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो सकता है? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी इसमें? i का मतलब कांस्टेंट है, ओमेगा मतलब डिपेंड करता है v कितना है। ओमेगा बराबर या v बराबर क्या होता है? r into ओमेगा बराबर v स्क्वायर बाई ओमेगा बराबर v बाई r। ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो 1/2 इस टर्म को देखो पहले, हम कहते हैं ये बन जाएगा आपका 1/2 i into ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इसका मतलब हो गया आपका 1/2 i बाई r स्क्वायर into v स्क्वायर। ये बना, ये टर्म ये है। तो जैसा करना है डिफरेंशिएशन, इसमें i सेम रहेगा, इसका रेडियस भी सेम रहेगा, v में चेंज आएगा नहीं आएगा, नीचे बढ़ेगा। चलो लगाओ, 1/2 सेम रहा, i भी सेम रहा, r स्क्वायर भी सेम रहा, इनटू v स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन 2v एंड dv ओवर v स्क्वायर का x की पावर n करते हैं ना हम, पावर आ गया जाती है, इक्वल कम हो जाता है। ये पावर का हो गया 2v और dv का v का dv ओवर dt प्लस 1/2, इसमें m कांस्टेंट है आपका, इसका करेंगे तो 2v dv ओवर dt। चलो अब देखो ध्यान से, इस दो ने इस दो को मारा, इस दो ने इस दो को मारा, ठीक। अब वेलोसिटी है, ये क्या चीज है? dx ओवर dt वेलोसिटी है, मतलब जिस रेट से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है x, वही क्या होगी इसकी? ये जो टर्म आपका है इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे इससे इस फॉर्मूले को बढ़ जाएंगे आपस में, क्या बचा हुआ? mg sin थीटा, ध्यान देते हैं इसको, mg sin थीटा बराबर, देखो d को dt बन गया a, v क्या बन गया? एक कॉमन ले लेते हैं, चलो एक कॉमन आ गया, i बाई r स्क्वायर, i बाई r स्क्वायर प्लस m। यहां से एक कितना निकल के आया आपका? mg sin थीटा बाई m प्लस i बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ये इसका है एक्सीलरेशन। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर, इसको मिटाने के बाद जो ए निकल करके आपका निकल के आया है, ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई, यदि ये ऑब्जेक्ट आपका सरकता हुआ नीचे आता, मतलब इसमें क्या नहीं होता, रखता नहीं, तो इसका आई कितना हो जाता, 0। आई 0 होने पर ये तो पूरा मर जाएगा, ये एम से मर जाएगा, ये क्या बचेगा, रोटेशन की वजह से इसमें एक टर्म और हो गया है, आई बाई आर। इसमें तुम्हें क्या करना है, अगर वो डिस्क है मान लो, तो आई पुट कर देंगे हम कितना, आई डिस्क के लिए 1/2 एम आर पुट कर देंगे, रिंग के लिए अगर ये हॉलो स्फीयर है तो, अगर ये आपका सॉलिड स्फीयर है तो हॉलो के 3। बताओ, सब कुछ कर देंगे, सबका ए अलग अलग आएगा, सेम आएगा, सबका ए अलग लगाएगा। अच्छा, जिसका ए ज्यादा होगा वो तेज भगेगा, या जिसका ए कम होगा वो तेज भगेगा, जिसका ए ज्यादा वो तेज भगेगा। तो जिसका ए ज्यादा होगा, अब एक काम करिए, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए और इसके लिए ए निकालेंगे हम सबके, ठीक। तो डायग्राम को मिटा देते हैं, अब नोट कर लो इसको। एक्सीलरेशन फॉर डिस्क, ए फॉर, देखो साहब ऊपर एम, सबका मास सेम लिया है मैंने, सबका रेडियस सेम लिया है, मतलब डिस्क का रेडियस भी आर है और इन सबका रेडियस आर आर है, सबका मास भी कैसा है, एम एम। तो एक ही एंगल पर सब नीचे को रख रहे हैं। तो हम देखो एम जी साइन थीटा होगा तो आएगा आपका एम जी बट्टे मास सेम रहेगा। अब आई की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, एम आर, तो कितना बचेगा, 1/2 एम बट्टे में आर। कुल मिला क्या बचा, आर स्क्वायर से कट जाएगा आर स्क्वायर, ऊपर आपका एम जी, एम को मिल लेंगे यहां से 1 + 1/2, इससे क्या बचा, बट्टे 3/2, 2/3। अब एक काम करो, रिंग पे आ जाओ, ए फॉर, अब देखो ये बचेगा आपको, ऊपर तो आएगा जी साइन थीटा, सब कटेगा, यहां बचेगा 1, यहां पे आया था 1/2 जो कि आपका ये था, यहां बचेगा तुम्हारा कितना, 1, कितना बच जाएगा ये 1/2 जी साइन थीटा। अच्छा जी, ए फॉर होलो स्फीयर, जी साइन थीटा बटे 1 + 2/3, कितना हो जाएगा ये 5/3 हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, ए फॉर सॉलिड स्फीयर, 2/3 होगा ना बोलो में, अच्छा अच्छा हाँ 3/5 है वो, 3/5, ये कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा बटे 1 + 2/3, तो 5/7 जी। अब इसमें ये कितना है देखो, लगवा लगवा ये आपका हो गया 0.67, ये कितना है 0.5, ये कितना है, ये कितना है 0.7 इंटू कुछ, तो ज्यादा कौन सा सबसे, इससे कम हॉलो, उससे कम, उससे कम नहीं, पहले ये आ रहा है, पहले ये, उसके बाद। तो अगर मैं चारों पांचों को एक साथ एक ही सरफेस पर, एक ही एंगल के सरफेस पर छोड़ दूं रेस कराने के लिए, रेस कौन जीतेगा,
देख रहे हो, सबका मास सेम है, सबका रेडियस भी सेम है। अलग अलग फिगर की वजह से, अलग अलग शेप की वजह से वो नीचे आएंगे अलग अलग स्पीड से, सबका ए अलग अलग होगा। तो रेस का कौन होगा विनर? सेकंड रैंक पे आएंगे आपके होलोस्फीयर, थर्ड रैंक पे सेकंड पे ये, अरे भैया 0.7 है, अच्छा वो 6-7 है। पहले पाएगा आपका ये, इससे हाँ ये पहले पाएगा आपका सॉलिड स्फीयर, फिर दूसरे पाएगा आपका रेस, थर्ड पे चौथे पे रिंग पे चढ़ जाएगी। तो ये इसका हो रहा है। फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इसमें कुछ एक आईबीडी में एक टर्म और ऐड हो जाएगा आपका म्यू द्वारा। फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हमने दो बात देखी, क्या होगा एनर्जी, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन ऑन इंटरनल प्लेट। ठीक, अब आगे बात